पापा ये भगत सिंह का है ना? भगत सिंह? कहाँ देखा भगत सिंह को? ये अच्छा, ये किताब। हाँ। भगत सिंह के बारे में कुछ नहीं पता क्या? चलो बताते हैं तुमको भगत सिंह के बारे में। आने वाले समय में लोग जान नहीं पाएंगे कि भगत सिंह कौन थे और उनकी विचारधारा क्या थी, ठीक है, और क्या क्या वो सोचते थे, उनका सपना क्या था। कि सिर्फ इतना ही नहीं था कि भारत को आज़ाद कराना, वो अपने समय से काफ़ी आज़ादी के बाद भी संविधान तक की रचना तक के बारे में, गरीबों के बारे में, हर चीज़ के बारे में विचार रखते थे अपने। तो लगभग जो है 29 में गिरफ्तार हुए, 1931 में फांसी हुई, तो लगभग काफ़ी दिन रहे और उस बीच उन्होंने लगभग 110 किताबें पढ़ी, ठीक है। जेल में यातनाएं दी जा रही थी उनको और किताबें पढ़ते रहे। लेनिन की मार्क्सवाद से बहुत ही प्रभावित थे, यहाँ तक कि वो सोवियत रूस भी जाना चाहते थे अगर उनको टाइम नहीं मिला, ठीक है, ये जाना चाहते थे। मेरे लिए काफ़ी जो है कठिन काम है कि मैं इस बुक की कौन सी बात आपको बताऊं और कौन सी बात नहीं बताऊं। तो मैंने पढ़ा है काफ़ी, ठीक है। तो जो इन्होंने बताया है कि किताब पढ़ने का सही तरीका क्या है, ये किताब पढ़ते थे और जो उन्हें अच्छा लगता था अपनी डायरी में नोट कर लेते थे, ठीक है। लगभग 400 पन्नों की डायरी थी, उसमें से उन्होंने लगभग 150 पन्नों में कोटेशन नोट करके रखे थे कि हाँ, ये जैसे किसी के जो कुछ कथन अच्छे लगे, कविताएं अच्छी लगी, उनके मन में कोई कविता आई वो लिखी उन्होंने, ठीक है। तो मैंने पूरी किताब पढ़ ली है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है मैं आपको इसमें कि कौन सी बात बताऊं और कौन सी नहीं बात बताऊं, क्योंकि हम लोग जो है उनके बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, उनको फांसी दे दी गई और गांधी जी ने उन्हें जो है फांसी से बचा सकते थे, नहीं बचाया, और युवाओं के नायक हैं हमारे भगत सिंह। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो काफ़ी डीप बारे में अगर जानना है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप किताब पढ़ेंगे, ठीक है। अब तो खैर साधन अवेलेबल है, आप जो है ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो बुक पढ़ने में मज़ा आया वो कहीं नहीं, ठीक है। इन बुक्स में एक अपने पिता के नाम वो लेटर लिखते हैं जो मुझे काफ़ी हिला देने वाला लगता है, ठीक है। लोग बात करते हैं कि भगत सिंह को गांधी जी ने नहीं बचाया, ठीक है, इस बारे में काफ़ी बात होती है। तो इस बारे में यही है कि एक बार जो लेटर है भगत सिंह ने अपने पिताजी के बारे में लिखा है, जो उनके पिताजी पैरवी करना चाह रहे थे भगत सिंह की, ठीक है, कि एक बार चांस लिया जाए कि उनको बचाया जाए, ठीक है। तो सितंबर जो है सितंबर की बात है, तो वो चांस लेते हैं और उन्होंने एक वकील खड़ा किया, अर्जी डाल देते हैं कि बचाने के लिए, ठीक है, और वो पैरवी करने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात पे जब भगत सिंह को पता चला, इतना गुस्सा होते हैं, आप सोच नहीं सकते किस हद तक गुस्सा होते हैं कि भाई आप मेरी पैरवी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उस बात पे मैं अभी पढ़ के पूरा लेटर बताऊंगा कि वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं आप अच्छे से जान लीजिए, और पूरा लेटर तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा, मैं बताऊंगा। जो वर्ड्स यूज़ किए हैं बहुत ही जो है अच्छे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लिखा है, पूज्य पिताजी, मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को एक आवेदन भेजा। यह खबर इतनी यातनामय थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। इस खबर ने मेरे भीतर की शांति भंग कर उथल पुथल मचा दी है। मैं यह समझ नहीं सकता कि वर्तमान स्थितियों में और इस मामले पर आप किस तरह आवेदन कर सकते हैं। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं और इच्छाओं का पूर्ण सम्मान करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ सलाह मशवरा किए बिना ऐसे आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं था। ये अपने पिताजी से कह रहे हैं। आप जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे विचार आपसे काफ़ी अलग हैं।
मैं आपकी सहमति असहमति का ख्याल किए बिना सदा स्वतंत्रतापूर्वक काम करता रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आपको यह बात याद होगी कि आप आरंभ से ही मुझसे यह बात मनवा लेने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अपना मुकदमा संजीदगी से लड़ूं और अपना बचाव ठीक से प्रस्तुत करूं, लेकिन आपको यह मालूम है कि मैं सदा इसका विरोध करता रहा हूं। मैंने कभी भी अपना बचाव करने की इच्छा प्रकट नहीं की, ना ही मैंने कभी इस संजीदगी से इस पर गौर किया। आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा हर कदम इस नीति, मेरे सिद्धांतों, हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। आज स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर स्थितियां इससे कुछ और भी अलग होती तो भी मैं अंतिम व्यक्ति होता जो बचाव प्रस्तुत करता। इस मुकदमे में मेरे सामने एक विचार था, वह यह कि हमारे विरुद्ध जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, बावजूद उनके हम पूर्णतः इस संबंध में अवहेलना का व्यवहार करें। मेरा नज़रिया यह रहा है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थितियों में उपेक्षा दिखानी चाहिए। इस पूरे मुकदमे के दौरान हमारी योजना इसी सिद्धांत के अनुरूप रही। हम ऐसा करने में सफल हुए या नहीं, यह फैसला करना मेरा काम नहीं। हम खुदगर्जी को त्याग कर अपना काम कर रहे हैं। वायसराय ने लाहौर साजिश केस ऑर्डिनेंस जारी करते हुए इसके साथ जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, इस साजिश के मुजरिम शांति व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जो हालात पैदा हुए हैं, उनसे हम यह मौका दिया कि हम जनता के समक्ष यह बात प्रस्तुत करें कि वह स्वयं देख लें कि शांति व्यवस्था और कानून समाप्त करने की कोशिश हम कर रहे हैं या हमारे विरोधी। इस बात पर मतभेद हो सकते हैं, शायद आप भी उसमें से एक हों जो इस बात पर मतभेद रखते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझसे सलाह किए बिना मेरी ओर से ऐसे कदम उठाएं। मेरी ज़िंदगी इतनी कीमती नहीं है जितने कि आप सोचते हैं। कम से कम मेरे लिए इस जीवन की इतनी कीमत नहीं कि इसे सिद्धांतों को कुर्बान करके बचाया जाए। मेरे अलावा मेरे और साथी भी हैं जिनके मुकदमे इतने संगीन हैं जितना कि मेरा मुकदमा। हमने एक संयुक्त योजना बनाई है और हम इस योजना पर अंतिम समय तक डटे रहेंगे। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हमें व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। पिताजी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे भय है कि आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपसे इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएं लांघ न जाऊं और मेरे शब्द ज़्यादा सख्त न हो जाए। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूँगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम नहीं मानता, लेकिन आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा, यह एक कमजोरी, निचले स्तर की कमजोरी है। देखिए अपने पिता के बारे में कितना सख्त वर्ड यूज़ कर रहे हैं। यह एक ऐसा समय था जब हम सबका इम्तहान हो रहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस इम्तहान में नाकाम रहे। मैं जानता हूं कि आप भी इतने ही देश प्रेमी हैं जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूं कि आपने हो सकता है, ठीक है, आगे मैं जानता हूं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी भारत की आज़ादी के लिए लगा दी, लेकिन इस अहम मोड़ पर आपने ऐसी कमजोरी दिखाई, यह बात मैं समझ नहीं सकता। अंत में मैं आपसे, आपके अन्य मित्रों से, मेरे मुकदमे में दिलचस्पी लेने वालों से यह कहना चाहता हूं कि मैं आपके इस कदम को नापसंद करता हूं। मैं आज भी अदालत को अपना कोई बचाव प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूं। अगर अदालत हमारे कुछ साथियों की ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर कर लेती तो भी मैं स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता। भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन पत्र मैंने दिया और उन दिनों जो साक्षात्कार दिया, उन्हें गलत अर्थों में समझा गया और अखबारों में प्रकाशित कर दिया गया कि मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। हालांकि मैं हमेशा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के विरोध में रहा। आज भी मेरी वही मान्यता है जो उस समय थी।
बोस्टर जेल में बंदी मेरे साथ इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वासघात ही समझ रहे होंगे। मुझे उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिल सकता। मैं चाहूँगा कि इस संबंध में जो उलझनें पैदा हुई हैं उनके विषय में जनता को असलियत पता चले, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द यह चिट्ठी प्रकाशित कर दें। तो ये जो लेटर है भाई साहब, ये लेटर बहुत कुछ कहता है। भगत सिंह जो है बहुत ही क्लियर है, मोटिव क्लियर है उनका। वो स्पष्टीकरण भी नहीं देना चाह रहे हैं, ना ही अपने जो है केस की पैरवी ही करना चाह रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, बताता रहूँ। पहला चीज़ है, ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया होगा शायद, लेकिन देखिए स्पष्ट रूप से मैंने पढ़ा और आप जानिए कि उनके विचार क्या थे, कि अपने पिता से किस भाषा में बात कर रहे हैं, क्या गलती की उन्होंने। केवल उन्होंने उनके केस की पैरवी करने की बात कही, आवेदन कर दिया था, तो बहुत गुस्सा हो। इतना गुस्सा पापा से होता नहीं है कोई। चलिए मैं आगे और आपको अपडेट दूंगा कि वो क्रांतिकारी नहीं थे, कि मैं क्रांतिकारी हूँ या नहीं हूँ। हिंसा का रास्ते के बारे में बात कर और लिखा युवा राजनीतिकों के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है, ठीक है। बहुत सारे लेटर लिखे, लेकिन जो उनके विचारों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जो लिखा था उन्होंने। कब उन्होंने लिखा? 2 फरवरी 1931 में लिखा था। देखिए इसमें क्या बात है, ठीक है। एक अपील लिखी थी जिसमें साधारण काम करने के महत्व के बारे में बताया, ठीक है। चलिए क्या कहा उन्होंने, क्या कहा देखिए, इंपॉर्टेंट चीज देखिए। भगत सिंह ने बलपूर्वक इस बात से इनकार किया था कि वे आतंकवादी हैं। उनका कहना था कि मैंने एक आतंकवादी की तरह काम किया है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ, ठीक है। मैं तो ऐसा क्रांतिकारी हूँ जिसके पास एक लंबा कार्यक्रम है और उसके बारे में सुनिश्चित विचार होते हैं। मैं पूरी ताकत के साथ बताना चाहता हूँ कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ और कभी था भी नहीं। कदाचित कुछ दिनों को छोड़कर जब मैं अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत कर रहा था, मुझे विश्वास है कि हम ऐसे तरीकों से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। समझ रहे हैं बात को, कि जो हम और भी है। एक लेटर उन्होंने वहाँ लिखा था स्कूलों के बारे में, ठीक है। इससे पहले ये एक लेटर उन्होंने लिखा था पंजाब स्टूडेंट की कांग्रेस के नाम पे। तो उसमें लिखा था कि जो है बम पिस्तौल हम नहीं कह सकते कि सब लोग जो है बम और पिस्तौल चलाना सीख लो, ठीक है। और भी काम है नौजवान के पास। देखिए क्या आगे की बात कहानी, ठीक है। तो उन्होंने नौजवानों को राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वह मार्क्स और लेनिन का अध्ययन करें, उनकी शिक्षा को अपना मार्गदर्शक बनाएं, जनता के बीच जाएं, मजदूरों, किसानों और शिक्षित मध्यम वर्गीय नौजवानों के बीच काम करें, उन्हें राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करें, उनमें वर्ग चेतना उत्पन्न करें, उन्हें यूनियनों में संगठित करें आदि। उन्होंने नवयुवकों से यह भी कहा कि यह सारा काम तब तक संभव नहीं जब तक जनता की एक पार्टी ना हो। वह किसी तरह की पार्टी चाहते थे। इसका खुलासा करते हुए उन्होंने लिखा, हमें पेशेवर क्रांतिकारियों की जरूरत है। यह शब्द लेनिन को बहुत प्रिय था। पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की जितनी क्रांति के सिवा और कोई आकांक्षा ना हो, ना ही जीवन में कोई दूसरा लक्ष्य हो, ऐसे कार्यकर्ता जिनकी बड़ी संख्या में एक पार्टी के रूप में संगठित हो, उतनी ही तुम्हारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये बात होगी। अब एक बात और मैं बता देता हूँ आपको। तो बात कर लेते हैं जो पत्र लिखा था उन्होंने 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब स्टूडेंट के बारे में वो लिखा था। तो उसमें एक चीज़ लिखी थी कि उन्होंने कहा था कि लाहौर अधिवेशन जो होने वाला था उसमें उन्होंने एक बात कही थी, वो मैं आपको स्पष्ट रूप से पढ़ के सुनाता हूँ जिससे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए ये लेटर लिखा गया है 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब छात्र संघ लाहौर में,
ठीक है, इसको सुनकर पढ़ाया गया। इसमें क्या हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। याद ध्यान देने वाली बात है। इस समय हम नौजवानों से यह नहीं कह सकते कि वो बम और पिस्तौल उठाएं। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम है। आने वाले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए जबरदस्त लड़ाई की घोषणा करने वाली है। राष्ट्रीय इतिहास के इन कठिन क्षणों में नौजवानों के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां पड़ेगी। यह सच है कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में अग्रिम मोर्चों पर विद्यार्थियों ने मौत से टक्कर ली है। क्या परीक्षक इस घड़ी में वे उसी प्रकार की दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय देने से हिचकिचाएंगे? नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों, गांवों, जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलग जागानी है, जिससे आज़ादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। पंजाब वैसे ही राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ माना जाता है, इसकी भी जिम्मेदारी युवक वर्ग पर ही है। आप देश के प्रति अपनी असीम श्रद्धा और शहीद यतीन्द्रनाथ दास के महान बलिदान से प्रेरणा लेकर यह सिद्ध कर दे कि स्वतंत्रता के इस संदर्भ में वे दृढ़ता से टक्कर ले सकते हैं। तो जो ये लेटर लिखा गया है, ठीक है, स्कूल के लिए, उस पर तो कभी भी वो हिंसा की बात कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इवन उन्होंने लेटर में लिखा है कि हिंसा वो शुरू में तो थी, लेकिन बाद में उन्होंने हिंसा की कोई बात की नहीं, क्योंकि अगर हिंसा की बात करनी होती तो फिर जो बम फेंका था आवासु गैस वाला, ठीक है, धुएं वाला केवल असेंबली में, उसमें कुछ होता तो क्लियर है कि वो हिंसा की बात करते ही नहीं, लास्ट में वो अहिंसा पे उतरते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे स्पष्ट होती हैं कि वो फाइनली जो है ये नहीं कह रहे कि सबको बम पकड़ा दो, पिस्तौल, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं था। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। इवन जो है लाहौर अधिवेशन में जो लेटर गया उसमें तो ये भी कहा गया युवाओं से, जो क्रांतिकारियों से, कि जो मांग होने वाली उसमें सहयोग करें, लोगों को जागरूक करें देश के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आती है इनके लेटरों से, ठीक है। तो काफ़ी निचोड़ देने की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, जो उनकी विचारधारा के बारे में बात कर रहे थे मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी विचारधारा क्या थी, ठीक है। तो ये उनके 2-3 लेटर महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा थोड़ी भावनात्मक लेटर भी भाई के लिए लिखा था, और भी लेटर लिखे, लेकिन जो उनकी फोकस विचारधारा पे हुई उस पे मैं बात करने वाला था। तो ये था उसका लेटर, ठीक है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस किताब में महात्मा गांधी के बारे में भगत सिंह लिखते हैं कि महात्मा जो महान हैं इसीलिए उनकी कोई आलोचना ना करे, वह उससे ऊपर उठ चुके हैं, इसीलिए वह राजनीति या धर्म, अर्थशास्त्र या सदाचार के बारे में कुछ भी कहें सही है। आप मानते हो या ना मानते हो, आपको कहना पड़ेगा हाँ यह बात ठीक है। ऐसी मानसिकता में न सिर्फ प्रगति की ओर जाने से रोकती है, बल्कि यह तो स्पष्ट तौर पर प्रतिगामी है। तो वैसे आप सबको पता है कि गांधी जी का मार्ग और भगत सिंह का मार्ग अलग था, लेकिन बहुत कम लोग को ये पता है कि अंत तक, मतलब कुछ समय के बाद, भगत सिंह का भी ये मानना था कि पिस्तौल, बम, गोलों से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। मैं युवाओं को नहीं कहूँगा कि इस रास्ते पे चलो, क्योंकि इस पे चल के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये चीज़ उन्होंने जेल की डायरी में लिखी थी, और उन्होंने जो संदेश लिखा था युवाओं के लिए, उसमें भगत सिंह कहते हैं, जीवन का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसका सुसंगत विकास करना है। मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करना नहीं, बल्कि इस संसार में ही उसका सर्वोत्तम इस्तेमाल करना है। केवल ध्यान में ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में यथार्थ अनुभव में भी सत्य, शिव और सुंदर का साक्षात्कार करना है। सामाजिक प्रगति कुछ एक की उन्नति पर नहीं, बल्कि बहुतों की समृद्धि पर निर्भर करती है, और आध्यात्मिक जनतंत्र या सार्वभौमिक भ्रातृत्व केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक जीवन में अवसर की समानता हो। ये है भगत सिंह का थॉट कि जीवन के लक्ष्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या है आपका।
भगत सिंह की धर्म के बारे में राय क्या है? धर्म के प्रति मेरा अपना दृष्टिकोण वही है जो लुक्रेटियस का था। मैं इसे भय से पैदा हुई एक बीमारी के रूप में और मानव जाति के लिए अकथनीय दुख के स्रोत के रूप में मानता हूँ, लेकिन मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि इसने सभ्यता में कुछ योगदान भी किया है। इसने आरंभिक काल में पंचांग निर्धारण में मदद की और इसी के चलते मिस्र के पुरोहितों ने ग्रहणों का लेखा जोखा इतनी सावधानी के साथ रखा कि बाद में वे इनके बारे में भविष्यवाणी कर सकने में समर्थ हो गए। इन दो सेवाओं को तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन और किसी बारे में मैं नहीं जानता। ये जानते किसका वाक्य है? ये है बर्ट्रैंड रसेल का ये वाक्य है। भगत सिंह कहते हैं कि अध्ययन करो ताकि तुम अपने विरोधियों के तर्कों का जवाब देने योग्य बन सको। अपने सिद्धांत के पक्ष में अपने को तर्कों से लैस करने के लिए अध्ययन करो।